ओके, सो हम बात करेंगे जी संविधानवाद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। ओके, और ये जो सारी पीडीएफ है, ये सारी पीडीएफ हिंदी में है, तो आज हम हिंदी में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। मेरा नाम है कमलवीर, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करते हुए 7986836931। ओके, और कमलवीर कैपिटल एस, आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, जिसके साथ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, और चाहे ये संविधानवाद, मेरे ख्याल से हिंदी में मैंने गलत लिखा है ना, लेकिन हम पढ़ेंगे सही, डोंट वरी। ओके, तो संविधानवाद क्या है? तो जब आप संविधानवाद की बात करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से पहली करेक्टरिस्टिक, पहली विशेषता आपको यहीं से मिल जाती है, नाम से ही, संविधानवाद, है ना। एक तो हो गया संविधान, दूसरा वाद। संविधान क्या होता है जी? संविधान वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा होता है कि एक देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। संविधान वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें यह लिखा होता है कि एक देश में पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से चलेगा। वाद क्या होता है? वाद किसे कहते हैं? एक आइडियोलॉजी को, यानी कि एक विचारधारा को, एक विचारधारा को कहते हैं वाद, एक विचारधारा को आइडियोलॉजी कहते हैं। तो संविधान प्लस वाद, तो वो आइडियोलॉजी, वो विचारधारा जो हमें ये बताएगी कि जो एक देश का संविधान है उसमें क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना नहीं चाहिए, उस देश के संविधान में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जो विचारधारा हमें ये बताएगी, या फिर किस तरीके से लिखना चाहिए, कौन लिखेगा, कब लिखेगा, क्यों लिखेगा, जो ये चीजें हमें बताएगा, उस आइडियोलॉजी को क्या कहा जाएगा? संविधानवाद। ये बेसिक है, ये बेसिक इसका एक डेफिनेशन है संविधानवाद की। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अभी हम डिटेल में ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। संविधानवाद जो कि एक विचारधारा है, ये कई सिद्धांतों से, ठीक है, बहुत सारे सिद्धांत होंगे ना जो हमें ये बताएंगे कि संविधान में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। कुछ विचारों से, हमारे पास विचार होंगे जो हमें बताएंगे क्या अच्छा है, क्या बुरा है संविधान के लिए। कुछ अवधारणाएं होंगी, कुछ प्रक्रियाओं का समूह है, ठीक है। वो सिद्धांत, जो वो विचार, वो अवधारणाएं, वो प्रक्रियाएं जो हमें ये बताती है कि संविधान किस तरीके से चलना चाहिए, संविधान में क्या लिखा जाना चाहिए, संविधान को किस चीज के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, कौन बनाएगा, कब बनाएगा, क्यों बनाएगा, ये सारी चीजों को जो बताने वाले सिद्धांत, विचार, अवधारणाएं, प्रक्रियाएं हैं, वो मिलके क्या बनते हैं जी? संविधानवाद। वो सभी मिलके क्या बनते हैं? संविधानवाद, ठीक है। वीमेन को इमेंसिपेट करना है, वीमेन को हमें राइट्स देने हैं, वीमेन को घर के बाहर आने का भी राइट होना चाहिए, औरतों को अपनी मर्जी के शादी करने का राइट होना चाहिए, सिंगल पेरेंट बन के रहने का राइट होना चाहिए, वीमेन को राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। ये सभी बातें कर रहा है। जो इंसान भी ये सभी बातें करेगा, ये इनमें से कोई एक बात भी करेगा तो उसे फेमिनिस्ट कहा जाएगा। ऐसे ही सारे आइडियाज, सारे सिद्धांत, सारे विचार, प्रक्रियाएं मिलके क्या बनते हैं? फेमिनिज्म बनते हैं। इसी तरीके से संविधान कैसा, क्यों, कब, कैसे होगा, इन सारी चीजों के बारे में जो सिद्धांत, विचार, अवधारणाएं हैं, वो सभी मिलके संविधानवाद कहलाते हैं। संविधानवाद संविधानवाद बात करता है कि देश में कैसे शासन व्यवस्था होगी। ये तो हमें पता चल गया कि ये एक तरीके की विचारधारा है। ये जो विचारधारा है वो हमें ये बताती है कि एक देश में शासन व्यवस्था कैसे होगी, प्रशासनिक संस्थाओं का क्या स्वरूप होगा, ठीक है। जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे होंगे, ठीक है। हायरार्की कैसी होगी, नागरिकों के पास कितने अधिकार होंगे, कितनी स्वतंत्रताएं होगी, हर एक चीज के बारे में बताता है हमें संविधानवाद। एक बात और है कि देश में संविधान हो या ना हो, लेकिन अगर एक विशेष विचारधारा के अनुसार शासन व्यवस्था काम करे तो उसे संविधानवाद कहा जा सकता है। यह अभी समझना होगा इसका क्या मतलब है। ये मान लीजिए ब्रिटेन है,
तो यहाँ पे संविधान तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये कैसे हो सकता है? तो ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या था, शुरू में हमने क्या बात की थी कि ये कोई इंसान नहीं, ये एक तरीके की आइडियोलॉजी है, एक तरीके की विचारधारा है, एक तरीके की विचारधारा है ना। और ये वो विचारधारा जो हमें ये बताती है, क्या बताती है कि अधिकार कितने होंगे, शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। तो अगर देश में इसी विचारधारा के अकॉर्डिंग आपको अधिकार दिए गए हैं और इसी के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था काम कर रही है, तो ये मानिए कि संविधानवाद तो है, चाहे संविधान है या नहीं है। तो इसलिए संविधानवाद के लिए संविधान होना जरूरी नहीं है। अगर उस विचारधारा के अकॉर्डिंग, क्योंकि संविधानवाद एक विचारधारा है ना, तो संविधानवाद की विचारधारा के अकॉर्डिंग अगर उस विचारधारा के अकॉर्डिंग सिस्टम चल रहा है तो संविधानवाद तो है। लेकिन अगर आप कह सकते हैं कि वहां पे फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हो ना हो, वो मायने नहीं रखता, ठीक है। जैसे कि इंग्लैंड में है, कुछ देशों में ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है किसी और विचारधारा पर ही, लेकिन जो संविधानवाद की विचारधारा उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन इज्म नहीं है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि एक देश में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमने बात की कि एक देश में हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट ना करे, लेकिन हो सकता है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूटिव लिखा है मैंने कि हो सकता है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, यानी कि संविधानवाद हो। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंप्लाइज या फिर डिमांड करता है कि आपके यहां पे एक पर्टिकुलर तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम हो, ठीक है। कुछ एक वो चाहता है कि राइट्स हैं जो हर एक नागरिक को हो, सिटीजन को हो, ठीक है। ये दो चीजें मेन मान के चलो, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये डिमांड करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है। अभी अगर आपने इसी पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने यहां पे सिस्टम चलाया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग राइट्स दिए हुए हैं, तो आपके वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एग्जिस्ट करता है, चाहे वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन हो या ना हो, चाहे आपने किसी एक्ट के साथ इसे लागू कर दिया, चाहे इन दोनों चीजों को किसी आपने ट्रेडिशन के साथ फॉलो करते आए हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ करते आए हैं, डजेंट मैटर। अगर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो वो विचारधारा डिमांड कर रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये आप मान सकते हो। ओके, अभी आपके पास एग्जाम्पल आ जाता है। तो संविधानवाद कहता है कि नागरिकों को अधिकार देने चाहिए। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिमांड दैट वी शुड प्रोवाइड राइट्स टू आवर सिटीजन्स, जनता के पास प्रभुसत्ता हो, ठीक है, जो सोवरेनिटी हो, लाइज विद पीपल, शक्ति सत्ता एक हाथ में केंद्रीकृत नहीं होनी चाहिए, पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन वन हैंड। और अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो क्या क्या डिमांड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स नहीं होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स तो होने चाहिए, और सोवरेनिटी लोगों के पास होनी चाहिए, ये इज्म डिमांड करता है। अब इन चीजों को संविधान बनाकर लागू किया जाए वेदर, और आप इसे बिना संविधान के लागू कर रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना के वी आर अप्लाइंग इट, और ब्रिटेन में क्या है, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन वी आर अप्लाइंग सच थिंग्स। ओके, प्रिंसिपल्स। इसी से रिलेटेड एक बात और कही जाती है कि नागरिकों के कल्याण के लिए संविधानवाद जरूरी है, संविधान नहीं, ठीक है। अगर आप कह सकते हैं कि वेलफेयर करना चाहते हैं लोगों का, तो हमारे लिए जरूरी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे जरूरी नहीं है। चलिए जी, संविधान लगातार परिवर्तनशील अवधारणा है, संविधान नहीं, संविधानवाद। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ओके, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ये मूल्य युक्त धारणा है, ये वैल्यू बेस्ड एक टर्म है, या आप कह सकते हैं कि धारणा है, क्या कहेंगे, ठीक है, वैल्यू बेस्ड है, यानी कि कुछ मूल्यों को वैल्यूज पर डिपेंड करती है ये जो अवधारणा है। इसके मूल्यों में क्या क्या है, किन चीज पर बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, पहली चीज है।
कंटिन्यूसली डेवलप होती रहती है। दूसरी चीज क्या है, वैल्यू बेस्ड है, एक आप कह सकते हैं कि कंसेप्ट है ये। तीसरी चीज अभी वैल्यूज क्या क्या है, तो किन वैल्यूज को ये अच्छा मानती है, तो ये है जी विज्ञान, साइंस, लिबर्टी, स्वतंत्रता, विश्वास, ट्रस्ट, रिलीजन, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये सारे जो वैल्यूज हैं इन्हें फॉलो करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लेकिन रिजिड सेंस में नहीं, ये याद रखिएगा। अभी ये तो पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, लगातार परिवर्तनशील अवधारणा है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, एक संगठन की तरह है। आपको पता है कि संगठन बहुत ज्यादा नहीं बदलते हैं एक बार बन जाए, तो संविधान एक संगठन की तरह है। और संविधानवाद एक विचारधारा का मॉडल है, ठीक है, मॉडल ऑफ अ आइडियोलॉजी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक संगठन है जो कि रुका पड़ा है, एक बार बन गया अभी वैसे ही है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडियोलॉजी का मॉडल है जो कि कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। संविधानवाद लगातार विकसित होकर बनने वाली अवधारणा है। दूसरी ओर संविधान एक निर्माण उपरांत जन्म लेता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो क्या है, ठीक है, वो केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस, धीरे 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 से बनता चला जाता है, धीरे धीरे बनता चला जाता है, उसमें चीजें ऐड होती रहती हैं। लिबर्टी उसमें ऐड हो गई, फिर इक्वालिटी का प्रिंसिपल, फिर साइंस का, फिर पार्लियामेंट का, रिप्रेजेंटेशन का, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, ऐसे करके ऐड होते चले गए। अभी हम आगे जाके सारा समझेंगे एवोल्यूशन कि कब कौन सी चीज ऐड हुई। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बना। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, आप कैसे निर्माण उपरांत एक दिन बैठ के बनाया जाता है इसे। सो हम आपको पता है ना, हमारा देश का संविधान भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना है ना। संविधानवाद का आप कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जो आप कह सकते हैं कि जो आपका अल्टीमेटली जो आपका एक एम होता है ना, एम होता है, एम क्या होता है आपका, तो अल्टीमेटली आपका एम क्या होता है जी, तो आपका एम है कि किसी तरीके से संविधानवाद यानी कि इस आइडियोलॉजी को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम लागू कर पाए, ठीक है। और इसको पूरा करने के लिए तो निर्माण उपरांत क्या, कि वो स्पॉन्टेनियस या फिर ग्रेजुअली नहीं बनी है, हमने खुद उसे बैठकर बनाया है। एक तो होता है ना कि एक सीड आपने डाल दिया मिट्टी में तो अभी वो खुद ब खुद बन जाएगा पेड़। एक ये होता है कि ये खुद ब खुद बन जाएगा मैंगो ट्री, है ना। ये तो हुआ एक चीज। एक हुआ आपने 2 3 4 5 6 केमिकल्स जोड़ के मैंगो का फ्लेवर बना दिया, तो वो फ्लेवर बना बना निर्माण उपरांत, क्योंकि एक दिन ऐसे बैठ के बनाया। ये स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद बनता है। निर्माण उपरांत का मतलब हुआ कि निर्माण के बाद ये चीज बनती है, अदरवाइज खुद नहीं बनती, ये बनाना पड़ता है बैठकर इसे। संविधानवाद उद्देश्य है, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अचीव करना। और संविधान क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तक, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, एक आइडियल व्यवस्था है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम है, एक आइडियल है जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं संविधान के साथ। संविधान में जितने, देखिए आप देख तो लीजिए, जिस संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारे लिखा हुआ है वो क्या है, वो हमारे, आप क्या सकते, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को किसी न किसी तरीके से हम अटेन करना चाहते हैं, उसी तरफ लेके जा रहा है। कानूनी साधन है संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उन्हें अचीव करने के लिए। संविधान की लेजिटिमेट वैल्यू होती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की लेजिटिमेट वैल्यू का मतलब यह है कि जो चीज संविधान में लिखी हुई है, अगर आप उसकी उल्लंघना करते हो, ओके, आप उसकी उल्लंघना करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में कोई चीज ऐसी है, आप उसे नहीं भी फॉलो करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी कोई लेजिटिमेट वैल्यू नहीं होती है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो अभी हम अलग अलग टाइम के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, ओके। ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि यूनानी संविधानवाद, ओके। सो ग्रीस संविधानवाद में, ग्रीक संविधानवाद में, ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में आदर्श, अभी ये चीज याद रखना, हम यहां पे बना लेंगे, वही चीज हमारी हेल्प करेगी। तो कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो हमें क्या क्या बताता है, कि स्टेट कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, ठीक है, राइट्स कितने दिए जा सकते हैं आपको, ओके, रिलीजन का क्या स्थान है,
ये 4-5 चीजें हैं मेनली जिसके बारे में हर एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अलग राय है, ठीक है। तो अभी यही हम समझेंगे कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की क्या राय है इसके बारे में। चलिए, तो सबसे पहले ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या कहता है। तो ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहता है कि राज्य का आदर्श स्वरूप कौन सा है, सबसे अच्छा स्टेट कौन सा होगा ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अकॉर्डिंग, तो वो कौन सा है जी, सिटी स्टेट, ठीक है। ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, सिटी स्टेट सबसे अच्छा है, ओके। आज के टाइम में कौन से स्टेट है, नेशन स्टेट, वन नेशन नेशन स्टेट, मल्टी नेशन नेशन स्टेट, या फ्यूडल स्टेट, मोनार्क, इंपीरियल स्टेट, ऐसे करके बातें होती है ना आज। लेकिन उन्होंने क्या बात की कि नहीं, सबसे अच्छा राज्य कौन सा होगा उस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अकॉर्डिंग, एक सिटी स्टेट, छोटा राज्य, नगर राज्य। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में किसे माना जाता है सबसे अच्छा स्टेट, राष्ट्र राज्य को, नेशन स्टेट को। शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अच्छा माना गया। तो ये भी लिख लेते हैं जी। तो पॉलिटिकल सिस्टम ज्यादातर किसे अच्छा माना गया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अच्छा माना इन्होंने, ठीक है। उस समय में ज्यादातर ग्रीक सिटी स्टेट्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही रूल करती थी। डायरेक्टली लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते नहीं थे, मतलब खुद ही काम करते थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपना। इन प्रेजेंट डे सिर्फ स्विट्जरलैंड में आपको पता है कि 2 कैंटोन्स में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अदरवाइज कहीं नहीं। अब सभी जगह क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम नहीं था। उसके अलावा कानून के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ को अच्छा माना जाता था, ठीक है। यहाँ पे राइट्स की बात है, राइट्स के साथ ही लिख लेते हैं मेरे ख्याल से रूल ऑफ लॉ, ठीक है। नागरिकों की स्वतंत्रता और न्याय की व्यवस्था थी, ठीक है, जस्टिस था। वो मैंने गलत लिख दिया, ऊपर लिख देते, कोई बात नहीं। इस संविधानवाद की कई विशेषताएं आज भी हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पीरियड में, एरा में, संविधानवाद को हटाकर रोमन साम्राज्य लाया गया। रोमन साम्राज्य में रोमन संविधानवाद को लाया गया, रोमन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लाया गया, क्योंकि यह संविधानवाद सिटी स्टेट पर आधारित था। आई होप आपको ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्लियर हुआ हो। अभी रोमन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ेंगे। अभी रोमन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, इसे हम लिखेंगे ब्लू के साथ। तो रोमन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में नैतिकता और नैतिक नियमों को राजनीति से अलग रखा गया, ठीक है। पहली चीज क्या, कि नैतिकता और नैतिक नियमों को राजनीति से अलग करने की बात की गई। ग्रीक थिंकर जहां पे संस्थाओं जैसे कि स्टेट, जैसे आपको पता है कि ग्रीक जो स्कॉलर थे वो क्या करते थे, संस्थाओं को यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम को, इंस्टीट्यूशंस को जरूरी मानते थे, उसी पर बेस्ड अपनी रिसर्च करते थे, एनालिसिस करते थे। ये किसको आप कह सकते हैं कि मानने लगे, ये ह्यूमन बीइंग को बेस बना के स्टडी करने लगे, यानी कि ह्यूमनिस्ट थे, ठीक है। ये समाज और राज्य में अंतर करते हैं, इनके अकॉर्डिंग स्टेट अलग है और राज्य अलग है, ठीक है। राज्य एक राजनीतिक इकाई है, समाज एक सामाजिक इकाई है, ये इनका कहना था। इनके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि कौन सा सिस्टम अच्छा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जगह इन्होंने कहा प्रतिनिधित्व सिस्टम। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जगह इन्होंने क्या कहा, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पहली बार आया जी यहाँ पे। देखो ये आज तक बढ़ेगा, यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम आज तक देखेंगे 21वीं सदी तक। अमीर, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव किसके होते थे, अमीर घरानों के, कुलीन लोगों के प्रतिनिधि होते थे राजा के दरबार में। है यहाँ पे मोनार्की ही थी, ठीक है, साथ में मोनार्की ही थी। आम लोगों के प्रतिनिधि नहीं हुआ करते, लेकिन प्रशासन में भी प्रतिनिधि सामने है। तो जो प्रतिनिधि कहाँ कहाँ पे थे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, और आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स भी वो शेयर करते थे। रोम में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, मोनार्की। इस समय तक संविधानवाद में प्रतिनिधि सिस्टम जुड़ चुका था, इनडायरेक्ट व्यवस्था, साम्राज्य वाला राज्य का स्वरूप। तो राज्य कैसा, तो इंपीरियल स्टेट, सिटी स्टेट नहीं छोटा सा, बल्कि इंपीरियल स्टेट बड़ा। व्यक्ति और कुलीन तंत्र के कुछ गुण जुड़ चुके थे, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये 2 चीजें यहां तक क्लियर हुई हो कि रोमन साम्राज्य में क्या एडअप हुआ।
तो अभी बात करते हैं जी मिडिल एजेस का जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, मध्य युग का संविधानवाद है, यहाँ पे क्या हो रहा था। तो इस एरा में स्टेट का स्वरूप सामंत स्टेट बन गया था, ठीक है। मिडिल एजेस में हम आ जाते हैं यूरोप में। तो पहली चीज तो क्या है, फ्यूडल स्टेट, यहाँ पे पहली बात तो आ गया, ठीक है। सिटी स्टेट, इंपीरियल स्टेट, फ्यूडल स्टेट आ गया। शक्ति, पावर, सत्ता, सोवरेनिटी, अथॉरिटी, सेना, करेंसी छापने का अधिकार, सबका विकेंद्रीकरण हो चुका था, ठीक है। तो जो आप कह सकते हैं फ्यूडल्स थे, उनके पास करेंसी बनाने का अधिकार भी था, अपनी सेना रखने का अधिकार भी था, उनके पास शक्ति भी थी, सब कुछ होता था। राजा और उनकी शक्तियां लगभग इक्वल हुआ करती थी। पूरा राज्य सामंतों में बंट चुका था। इसे राज्य विहीन युग भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि राज्य पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं था ना, राज्य टूटा हुआ था। तो इसीलिए यहां पे आप कह सकते हैं कि कुछ नई चीजें नहीं जुड़ी। इसे राज्य विहीन युग कहा जाता है, स्टेटलेस सिस्टम इसे कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। कानून में राज्य में कोई एक अथॉरिटी नहीं थी, बहुत सारी अथॉरिटीज थी, क्योंकि एक ही जगह कानून राजा का भी चलता था, उसी जगह पे कानून आप कह सकते सामंत का भी चलता था, और हमारा क्या कह सकते चर्च का भी चलता था। इस तरह से हर एक सामंत के क्षेत्र में कानून अलग होते थे, ये भी बात है। इस समय में हर एक तरह के इस समय में एक तरफ स्टेट और सामंतों में सत्ता के लिए संघर्ष, और दूसरी तरफ राज्य में संघर्ष चल रहा था, ठीक है। मतलब ऐसे स्टेट और जो सामंत है उसमें, और दूसरी तरफ राजा और चर्च, दोनों में संघर्ष ऐसे लगातार चल रहा था। पोप और राजा में भी सुप्रीमेसी की लड़ाई थी। स्टेट में कोई एक सत्ता नहीं थी, बहुत सारी सत्ता थी उस टाइम पे स्टेट में। इसीलिए यहां पर संविधानवाद है पनप नहीं पाता है, ठीक है। क्योंकि संविधानवाद के लिए एक प्री रिक्विजिट क्या है, एक जरूरी कंडीशन क्या है कि कम से कम वहां स्टेट तो हो। तो यहाँ पे स्टेट ही नहीं था, स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट करता नहीं था, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ऐड नहीं हो पाया, एक फ्यूडल स्टेट बना रह गया। ओके, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ हो। चलिए अभी बात करते हैं पुनर्जागरण काल का संविधानवाद, यानी कि रेनेसेंस टाइम पीरियड का। तो इस समय में मानववादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने आने लगे। हमने कहा अभी हम हर एक चीज को आप कह सकते हैं साइंस के थ्रू, विज्ञान के थ्रू, साइंस के थ्रू, ह्यूमनिस्ट वैल्यूज के थ्रू, पैरामीटर्स के थ्रू ही उसे जांचेंगे। और कुछ अच्छे सिद्धांत और वैचारिक आंदोलन शुरू हो जाते हैं यूरोप में। धर्म सुधारवादी आंदोलन शुरू हो जाते हैं, जिससे स्टेट में दोबारा एक सत्ता, आपको पता ही है कि वो जीन बोर्डेन और हॉब्स की बात हम यहां पे नहीं करेंगे, समझने लगते हैं। राज्य के स्वरूप नेशन स्टेट का जन्म होता है। तो रेनेसेंस टाइम पीरियड में क्या हुआ जी, सबसे पहले तो नेशन स्टेट सामने आया। तो पहली चीज तो क्या हुई यहां पे, नेशन स्टेट सामने आया पहली बारी पुनर्जागरण काल में। लेकिन इस समय में निरंकुश शासन व्यवस्था को लोगों ने समर्थन दिया। निरंकुश को लोगों ने क्यों अच्छा माना, ऑटोक्रेसी को क्यों लोगों ने अच्छा माना, क्योंकि लोगों को यह था कि अगर निरंकुश नहीं होगा, डेमोक्रेसी होगी, तो फिर से लोगों में संघर्ष शुरू हो जाएगा, राजा पोप में फिर से संघर्ष शुरू हो जाएगा, सामंतवाद फिर से आ जाएगा। तो लोगों ने किसे अच्छा माना, निरंकुश शासन व्यवस्था को। इस समय में संविधानवाद में निरंकुशवाद को उचित माना गया, ठीक है, क्योंकि लोगों ने पोप को हराने के लिए राज्य और राजनीति की स्थापना के लिए राजा को अथाह शक्तियां सौंप दी, ठीक है। तो ये क्या था, रेनेसेंस टाइम पीरियड का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये संविधानवाद। सो नेक्स्ट है जी इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कहा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम आज फॉलो करते हैं, जो संविधानवाद हम आज फॉलो करते हैं ना, वो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। जो इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पनपा, उसी को आज सारी दुनिया मानती है, ठीक है। 1640 से 48 तक गृह युद्ध होता है इंग्लैंड में। क्या होता है जी, गृह युद्ध होता है, यानी कि क्या बात हो रही है, कौन सा युद्ध है ये, सिविल वॉर है। 88 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है, संविधानवाद का ये आधार बनते हैं। इस युद्ध में कानून यानी कि संसद और शासक यानी कि राजा के बीच सर्वोच्चता की लड़ाई थी, और राजा हार जाता है, संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत पारित हो जाता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं जी पहले तो कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम, क्या होगा जी यहां पे सबसे पहली चीज तो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या लिख सकते हैं हम, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी।
पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, ठीक है। देखना बाद में ये जानकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि कैसे एक एक चीज बनी है, एक दिन में नहीं बना है ये पूरा, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी। 1688 तक इंग्लैंड में कई संघर्ष चलते रहे, लेकिन 88 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद संसद की सर्वोच्चता फिर से लागू हो गई कि संसद क्या है, सर्वोच्च है, जो आज तक लागू है। और आज तक क्या है, इसे मैंने व्हाइट क्यों बनाया है, क्योंकि ये सारी चीजें हर एक देश मानता आ रहा है। हर एक देश पार्लियामेंट को सुप्रीम मान रहा है, बिल्कुल मान रहा है जी। आज के टाइम में हम ये वाला जो वेरिएंट है ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, इसे फॉलो करते हैं सारे देश। उसके बाद है जी, इसके बाद इंग्लैंड में कई सुधार नियम लागू किए गए। इन एक्ट के साथ इंग्लैंड में कई लोकतंत्रीय मूल्य लागू किए गए। सो नागरिकों को कई अधिकार प्रोवाइड किए गए, अधिकार आज भी है। 1911 और 49 में अमेंडमेंट्स करके हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर्स को बहुत कम कर दिया गया, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, जो अपर हाउस है पूरे वर्ल्ड में, जितने भी अपर हाउस है सब पे क्या है, राइट्स तो यहां पे चेक हो गया, राइट्स तो मिले। जो अपर हाउस है सभी की पावर क्या है वहां पे, कम है जी, ठीक है, कम पावर है। जो कि आप कह सकते हैं कि चुना हुआ हाउस नहीं होता, उसकी कम पावर्स है। चाहे इंडिया में राज्यसभा हो, चाहे आप कह सकते हैं कि सेनेट हो, यूएसए में इसी तरीके से हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो यहाँ पे। तो ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में है, ठीक है। उसके बाद है जी, कुलीन एलिमेंट्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। सो इंग्लैंड संविधानवाद में क्या क्या जोड़ता है, संसद की सर्वोच्चता, ये लिखने वाली चीज है। तो क्या क्या एडअप कर दिया जी इसने, संसद की सर्वोच्चता, अधिकार, अपर हाउस की कम पावर्स और वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, ठीक है। तो ये चार चीजें जो हम आज फॉलो करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फॉर्म में, वो किसने जोड़ी है जी, इंग्लैंड ने जोड़ी है। आई होप आपको इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझ आया हो। उसके बाद है जी, उसके बाद है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फ्रेंच संविधानवाद। 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन आता है, मानव अधिकारों की घोषणा की जाती है। फ्रेंच संविधानवाद में अधिकार जोड़ता है। तो फ्रेंच क्या है, फ्रांस क्या है, संविधानवाद में क्या जोड़ता है जी, राइट्स को जोड़ता है। तो किसने जोड़े ये जोड़े जी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। लेकिन फ्रांस में आप कह सकते हैं कि कम योग्यता की वजह से वहां इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। यूएसए क्या क्या जोड़ता है, तो यूएसए जोड़ता है जी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए के बाद जितने भी देश आजाद हुए सभी का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ये भी चीज याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ये भी चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रिटन होगा। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस, ये सभी यही जोड़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीजें यूएसए ने जोड़ी है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। देखो एक लय से चलते आ रहे हैं, अभी लय टूट जाएगी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या होता है, लोकतंत्र विरोधी शासन व्यवस्थाओं को, ठीक है, जैसे कि फासीवाद है, नाजिज्म है, फासिज्म है, नाजिज्म है, इन सभी को लोग अच्छा मानना शुरू कर देते हैं और मल्टी नेशन स्टेट की जगह सिंगल नेशन स्टेट को अच्छा माना जाता है और ऑटोक्रेसी को अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम माना जाता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ये बीच में टूट गई थी लय, इसे दोबारा रिवाइव किया जाता है और इसी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को दोबारा हम आप कह सकते हैं फॉलो करना शुरू करते हैं। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।